भारत राज्यों का एक संघ, लेकिन क्या रिश्ता सच में संघीय है? सभी मार्ग दिल्ली की ओर ले जाते हैं। नमस्कार, सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। देखिए, भारत जो इतनी विविधताओं से भरा देश है, इसे एक साथ जोड़कर रखने की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो छिपी है सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर के बैलेंस में। ये इंडियन पॉलिटी की रीढ़ की हड्डी है और यूपीएससी एग्जाम के लिए ये सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक है। तो चलिए आज इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। कभी सोचा है आपने कि इतनी सारी भाषाएं, इतने अलग अलग कल्चर्स और इतनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ये सब एक साथ एक देश में कैसे बंधे हुए हैं? इसका जवाब किसी एक सुपर पावर में नहीं है, नहीं। इसका जवाब है शक्तियों के एक बहुत ही सोच समझकर किए गए संवैधानिक बंटवारे में। और बस यही आज हमारे डिस्कशन का मेन फोकस है। हम उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, वो ब्लूप्रिंट जो सेंटर और स्टेट के बीच पावर को डिवाइड करता है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस एक्सप्लेनर के आखिर तक आप इस टॉपिक के कोर कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से मास्टर कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी विधायी शक्तियां। सीधा सवाल ये है, कानून बनाने की शक्ति आखिर है किसके पास और कितनी है? तो देखिए, सबसे पहला और बेसिक रूल है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का, यानी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, हमारी जो पार्लियामेंट है यानी संसद, वो पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी राज्य विधानमंडल, वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं के अंदर ही कानून बना सकता है। ये एक बहुत ही क्लियर कट बाउंड्री है। ठीक है, तो बाउंड्री तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर किन सब्जेक्ट्स पर कौन कानून बनाएगा? इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया है। और ये हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है 7th शेड्यूल में, यानी 7वीं अनुसूची में। ये पूरा सिस्टम 3 लिस्ट्स पर बेस्ड है। देखिए, पहली है यूनियन लिस्ट। इस पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये सब राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। दूसरी है स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट हैं जिन पर एक्सक्लूसिव पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स की है। और फिर आती है तीसरी, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट जैसे सब्जेक्ट हैं जिन पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर दोनों कानून बना सकते हैं। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है, मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट्स में से कहीं भी नहीं है, तब क्या होगा? उस पर कानून कौन बनाएगा? इसी सिचुएशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 248 है, जो बात करता है रेजिड्यूअरी पावर्स की, यानी अवशिष्ट शक्तियों की। और ये पावर एक्सक्लूसिवली भारत की पार्लियामेंट को दी गई है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका झुकाव सेंटर की तरफ है। कंकरेंट लिस्ट के बारे में एक और क्रूशल रूल है। सोचिए, एक ही सब्जेक्ट पर सेंटर ने भी कानून बनाया और स्टेट ने भी, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो क्या होगा? हमेशा सेंटर का कानून ही प्रिवेल करेगा, वही मान्य होगा। स्टेट का कानून उस हद तक वॉइड हो जाएगा जहां तक वो सेंट्रल लॉ से टकराता है। ये एक बार फिर सेंटर की सुप्रीमेसी को दिखाता है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो डिवीजन बहुत क्लियर है, लेकिन हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस हैं जहां पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकती है। अब ये 5 केसेस कौन से हैं, इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, आर्टिकल 249, जब राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में एक रेजोल्यूशन पास करे। दूसरा, आर्टिकल 250, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तीसरा, आर्टिकल 252, जब 2 या ज़्यादा स्टेट्स खुद रिक्वेस्ट करें। चौथा, आर्टिकल 253, किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को लागू करने के लिए। और पांचवा, आर्टिकल 356, जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हो। ओके, अब एक क्विक प्रीलिम्स बूस्टर। इन पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। 3 लिस्ट्स, 7th शेड्यूल, रेजिड्यूअरी पावर्स, आर्टिकल 248, राज्यसभा का रेजोल्यूशन, आर्टिकल 249। और यहाँ याद रखिएगा, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। यूपीएससी यहीं पर सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी में फंसाता है। नेशनल इमरजेंसी में पावर मिलती है आर्टिकल 250 से और प्रेसिडेंट्स रूल में आर्टिकल 356 से। ये सीधे सीधे एमसीक्यू वाले पॉइंट्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स तो हमने समझ ली। अब चलते हैं अगले पिलर की तरफ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स,
मतलब कानून तो बन गए, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू कौन करेगा? हु विल इन्फोर्स देम? यहाँ भी रूल बेसिकली लेजिस्लेटिव डिवीजन को ही फॉलो करता है। सेंट्रल की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो उन सभी मैटर्स तक फैली हुई है जिन पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, यानी पूरी यूनियन लिस्ट। और बिल्कुल इसी तरह एक स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर उन सभी सब्जेक्ट्स तक फैली है जिन पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है, यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी ऑब्लिगेशन है। जरा आर्टिकल 256 पर ध्यान दीजिए। ये कहता है कि हर स्टेट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर इस तरह से यूज करनी होगी कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों का पालन हो। ये स्टेट्स पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो अब देखते हैं वो स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स, वो टूल्स जिनके जरिए सेंटर स्टेट्स पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता है और पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी बनाए रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को कुछ स्पेशल केसेस में स्टेट्स को डायरेक्शंस देने की पावर देता है, जैसे कि कम्युनिकेशंस के साधनों का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करना, रेलवेज की प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स लेना, प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को मदर टंग में इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी देना और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाकर उन्हें एग्जीक्यूट करना। सेंटर स्टेट कंट्रोल का एक और बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसका जिक्र आर्टिकल 312 में है। सोचिए, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, इन्हें रिक्रूट और ट्रेन तो सेंटर करता है, लेकिन ये सर्व कहाँ करते हैं? स्टेट्स में, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पर। यही तो है वो स्टील फ्रेम जो सेंटर और स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली जोड़कर रखता है। और बिल्कुल लेजिस्लेटिव पावर्स की तरह ही नेशनल इमरजेंसी के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का बैलेंस भी पूरी तरह से सेंटर की तरफ झुक जाता है। आर्टिकल 352 के तहत सेंटर किसी स्टेट को किसी भी मैटर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है। एसेंशली स्टेट गवर्नमेंट्स पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में आ जाती हैं। तो हमने लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को डिटेल में समझा, और इससे एक बात तो साफ है कि इंडिया में सेंटर स्टेट रिलेशंस कोई स्टैटिक फॉर्मूला नहीं है। ये एक डायनामिक बैलेंस है, एक गतिशील संतुलन जो नॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में बदलता रहता है। चलिए, खत्म करने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं इन की आर्टिकल्स का। मेरे साथ दोहराइए। आर्टिकल 248 रेजिजुएरी पावर्स, आर्टिकल 249 पार्लियामेंट की पावर स्टेट लिस्ट पर इन नेशनल इंटरेस्ट, आर्टिकल 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 3312 ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी और आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल। ये आर्टिकल्स आपकी फिंगरटिप्स पर होने चाहिए। और आखिर में इस पूरे डिस्कशन का जो सार है वो इस एक फेमस लाइन में है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। स्वरूप में संघीय क्योंकि पावर का क्लियर डिवीजन है, लेकिन आत्मा में एकात्मक क्योंकि क्राइसिस के समय या नेशनल इंटरेस्ट में सारी शक्ति सेंटर की तरफ झुक जाती है। और अब आपके लिए एक मेंस स्टाइल क्वेश्चन जिस पर आपको सोचना है। सवाल है, इंडियन फेडरलिज्म इज ऑफन कॉल्ड क्वाजी फेडरल। Critically analyze the statement in the context of center-state legislative and administrative relations. मतलब भारतीय संघवाद को जो अर्ध संघीय कहा जाता है, इस स्टेटमेंट का लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। जो भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं उन्हें यूज करके इसका आंसर फ्रेम करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। सोच के देखिए, एक इतने विशाल और विविध देश जैसे भारत को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है और कैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच बढ़ता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की रीढ़ है, और आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। तो हमारा केंद्रीय प्रश्न ये है, भारत का संविधान एक शक्तिशाली सेंटर और अपने क्षेत्र में आज़ाद स्टेट्स के बीच इस आर्थिक शक्ति का संतुलन आखिर कैसे बनाता है? चलिए इस जटिल लेकिन बेहद रोचक गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरे विषय को समझने के लिए हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम उस बुनियादी ब्लूप्रिंट को देखेंगे जो संविधान ने तैयार किया है। फिर रेवेन्यू यानी राजस्व के बंटवारे की प्रक्रिया समझेंगे। उसके बाद हम ग्रांट्स और लोन्स की भूमिका पर बात करेंगे। फिर आएगी वो संस्था जो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करती है, द फाइनेंस कमीशन। और अंत में समय के साथ इस ढांचे में क्या सुधार हुए इस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ढांचे की सबसे पहली और सबसे बुनियादी परत से, ये समझना कि आखिर टैक्स लगाने की शक्ति यानी टैक्सिंग पावर्स संविधान ने सेंटर और स्टेट्स को किस तरह से सौंपी है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए।
संविधान ने बिल्कुल साफ साफ लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सेंटर और स्टेट्स को उनके काम करने के लिए अलग अलग आर्थिक अधिकार क्षेत्र दे दिए गए हो। देखिए, यूनियन लिस्ट में 13 विषय हैं, जैसे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स या कस्टम्स ड्यूटीज, जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। दूसरी तरफ स्टेट लिस्ट में 18 विषय हैं, जैसे खेती से होने वाली आय पर टैक्स या जमीन पर टैक्स, जिन पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटर ही टैक्स लगा सकती है। और हाँ, एक बेहद जरूरी बात, जो विषय इन दोनों लिस्ट्स में कहीं नहीं है, उस पर टैक्स लगाने की रेसिड्यूरी पावर पार्लियामेंट के ही पास है। लेकिन स्टेट्स को मिली ये शक्ति सीमा रहित नहीं है। संविधान ने पूरे देश की आर्थिक एकता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी स्टेट प्रोफेशन टैक्स लगा सकता है, लेकिन उसकी सीमा प्रति वर्ष 2,500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा स्टेट्स अपने स्टेट के बाहर हो रहे माल के लेन देन पर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि सेंटर या रेलवेज जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी टैक्स लगाना मना है। तो ठीक है, टैक्स कौन लगाएगा ये तो क्लियर हो गया, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। जो पैसा इकट्ठा हुआ वो सेंटर और स्टेट्स के बीच बंटेगा पैसे। चलिए अब इस डिस्ट्रीब्यूशन मशीनरी के पुर्जों को समझते हैं। आइए इस रेवेन्यू के फ्लो को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। स्टेप 1 है आर्टिकल 268। इसमें टैक्स लगाता तो सेंटर है, लेकिन उसे कलेक्ट और इस्तेमाल स्टेट्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प ड्यूटीज। फिर है स्टेप 2 आर्टिकल 269। यहाँ टैक्स लगाता भी सेंटर है और कलेक्ट भी सेंटर करता है, लेकिन सारा पैसा स्टेट्स को दे दिया जाता है। स्टेप 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 270। ये वो टैक्सेस हैं जिन्हें सेंटर लगाता है, कलेक्ट करता है और फिर जो पैसा आता है उसे सेंटर और स्टेट्स के बीच बांटा जाता है। और आखिर में स्टेप 4 आर्टिकल 271, ये सेंटर को कुछ टैक्सेस पर सरचार्ज लगाने की खास शक्ति देता है और इसका पैसा स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। और फिर साल 2016 में इस पूरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, एक ऐसा संविधान संशोधन जिसने भारत के टैक्स सिस्टम का चेहरा ही बदल दिया, और वो था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस संशोधन ने जन्म दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, यानी जीएसटी। इसका लक्ष्य था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के सपने को साकार करना। जीएसटी आने से सेंटर और स्टेट्स के ढेर सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस एक ही टैक्स में मिल गए, और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अब जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों के पास है। एक तरह की समवर्ती शक्ति यानी कॉन्करेंट पावर। अब जरा यहाँ रुकिए और पूरा ध्यान इस स्लाइड पर दीजिए। ये आपका प्रीलिम्स बूस्टर है। यूपीएससी अक्सर इन्हीं छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज करता है। हमेशा याद रखिए, आर्टिकल 268 यानी स्टैम्प ड्यूटीज, आर्टिकल 269 यानी इंटर स्टेट ट्रेड पर टैक्स, आर्टिकल 271 के तहत सरचार्ज का पैसा सिर्फ और सिर्फ सेंटर का होता है, स्टेट्स का नहीं। और हाँ, ये गलती मत करना, प्रोफेशन टैक्स की लिमिट पहले 250 रुपीज़ थी, अब ये बढ़कर 2500 हो चुकी है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स में लीड दिला सकते हैं। सिर्फ टैक्स का बंटवारा ही काफ़ी नहीं है, कई बार स्टेट्स को एक्स्ट्रा आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए संविधान में एक सपोर्ट सिस्टम भी बनाया गया है, ग्रांट्स और लोन्स का। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। हमारे संविधान में 2 तरह की ग्रांट्स का जिक्र है। पहली है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, आर्टिकल 275 के तहत। ये ग्रांट पार्लियामेंट उन स्टेट्स को देती है जिन्हें सच में आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, और ये फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर दी जाती है। दूसरी तरफ हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, आर्टिकल 282 के तहत। ये ग्रांट्स सेंटर या स्टेट कोई भी किसी पब्लिक पर्पस के लिए दे सकता है, और इनके लिए सेंटर बाध्य नहीं है। यहाँ फाइनेंस कमीशन की सिफारिश भी ज़रूरी नहीं होती। अब आते हैं उधार लेने की शक्ति यानी बोरोइंग पावर्स पर, और यहाँ सेंटर का पलड़ा साफ तौर पर भारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट देश के अंदर या विदेश से कहीं से भी उधार ले सकती है, लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ देश के अंदर से ही उधार ले सकती है। और सबसे बड़ा पॉइंट, अगर किसी स्टेट पर सेंटर का पहले से कोई लोन बाकी है तो वो सेंटर की मर्जी के बिना नया लोन नहीं उठा सकती। तो इतनी जटिल व्यवस्था है, इतने सारे नियम हैं, सवाल उठता है कि इसमें बैलेंस कौन बनाता है? कौन है वो संस्था जो इस पूरे खेल को फेयर रखती है? अब हम मिलेंगे इस पूरे ढांचे के सबसे जरूरी खिलाड़ी से, और उस संस्था का नाम है द फाइनेंस कमीशन, जिसका जिक्र संविधान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल में किया गया है।
आर्टिकल 280। इस नंबर को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसे हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति बनाते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस बात पर सिफारिश देना कि टैक्सेस से आने वाला पैसा सेंटर और स्टेट्स के बीच किस अनुपात में बंटना चाहिए। इसके अलावा ये स्टैट्यूटरी ग्रांट्स देने के सिद्धांत भी तय करती है। और अब ये पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी सुझाव देती है। सही मायनों में ये द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया है, वो पहिया जो संघीय ढांचे की गाड़ी को संतुलित रखता है। लेकिन क्या ये सिस्टम हमेशा से परफेक्ट रहा है? बिल्कुल नहीं। संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है। समय समय पर इस पूरे फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की जांच पड़ताल हुई है और इसमें सुधार की कोशिशें की गई हैं। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, 1966 में फर्स्ट ARC से शुरू होकर राजा मन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन और 2007 में पुंछी कमीशन तक कई आयोगों ने सेंटर स्टेट रिलेशंस, जिसमें फाइनेंशियल रिलेशंस भी शामिल हैं, पर अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। ये सभी कमीशंस हमारे फेडरल सिस्टम के लिए एक तरह के हेल्थ चेकअप्स की तरह थे। इन सभी में 1983 में बनी सरकारिया कमीशन की सिफारिशें काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती हैं। कमीशन ने साफ कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत सेंटर जरूरी है, लेकिन उसने ये भी सुझाव दिया कि सेंटर को इनकम टैक्स पर सरचार्ज सिर्फ किसी खास मकसद के लिए और कम समय के लिए ही लगाना चाहिए। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी आर्टिकल 263 के तहत एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना, जिसे बाद में सरकार ने मान भी लिया। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक तेज तर्रार रिवीजन करते हैं। हमने देखा टैक्सिंग पावर यूनियन और स्टेट लिस्ट से बिल्कुल क्लियर है और बची कुची शक्ति सेंटर के पास है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल 268, 269, 270 और अब GST से निर्धारित होता है। ग्रांट्स दो तरह की हैं, स्टैट्यूटरी जो जरूरी है और डिस्क्रिशनरी जो मर्जी पर है। और इस पूरी मशीन का बैलेंसिंग व्हील है फाइनेंस कमीशन, जिसका जिक्र आर्टिकल 280 में है। तो अब जब आपने ये पूरा ढांचा समझ लिया है, मेंस के लिए एक चुनौती। विचार कीजिए, वित्तीय संतुलन बनाए रखने के साथ साथ राज्यों की अधिक स्वायत्ता यानी ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की बढ़ती मांगों को संबोधित करने में वित्तीय आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की भूमिका का विश्लेषण करें। इस प्रश्न का उत्तर इस विषय पर आपकी गहरी समझ को परखेगा। सोचिए इस पर।